तो बच्चों, कल हमने मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर चालू किया था, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कल देखा था। आज हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। पर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले उसी की एक केमिकल प्रॉपर्टीज में से एक पार्ट है जो पहले समझाना चाहता हूँ मैं। वो क्या है कि हाउ मेटल्स आर रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, कि एक मेटल जो होता है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या फिर उनका बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे NaCl है, जिसमें सोडियम क्या है, एक मेटल है, डेंजरस मेटल है। और क्लोरीन क्या है, गैस है, मतलब एक नॉन मेटल गैस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस है। दोनों दोनों मिलते कैसे, दोनों का बॉन्ड कैसे बनता है, वो हम पहले सीखेंगे। बाकी की चीज़ें हैं, बाकी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इसके बाद लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, मान लीजिए। और इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे कोई भी एटम ले लीजिए, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्बिट्स में, वो कैसे होता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, फिर 8 और फिर 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें ये पढ़ा है कि बैलेंस होने के लिए उनको एक इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए उनकी आउटर जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर ऑर्बिट आपकी पहली ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट है, यानी कि आपकी जो आउटर ऑर्बिट है उसमें जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स रखने की, उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें या फिर हीलियम की बात करें, उनकी आउटर ऑर्बिट जो है उसमें कैपेसिटी है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो वो ट्राई करेंगे कि उनकी आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो। बट सोडियम की यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट उनकी कैपेसिटी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन की। नहीं समझ आ रहा? ठीक है। मान लीजिए सोडियम एक कंपनी है, ये सारे उनके एम्प्लॉयज है। फर्स्ट फ्लोर पे दो एम्प्लॉयज है, सेकंड फ्लोर पे 8 एम्प्लॉयज है, और थर्ड फ्लोर पे 1 एम्प्लॉय है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि थर्ड फ्लोर पे सिर्फ 1 एम्प्लॉय की वजह से पूरा थर्ड फ्लोर चलाना पड़ रहा है। सिर्फ 1 एम्प्लॉय वहां पे जा रहा है, फिर भी पूरा थर्ड फ्लोर चलाना जा रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। सोडियम क्या करता है, ये एम्प्लॉय जाना नहीं देना चाहता, ठीक है। सिर्फ वो थर्ड फ्लोर का खर्चा कम करने के लिए ये एम्प्लॉय किसी और को दे देता है। जैसे कि क्लोरीन आ गया, ठीक है। क्लोरीन में क्या है? 2 8 7, ठीक है। 17 है इसका नंबर। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 17, ये सब हम जानते हैं। 2 8 7। तो इसमें क्या है, क्लोरीन नाम की कंपनी आई जिसके फर्स्ट फ्लोर पे दो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 2 नौकर काम कर रहे हैं। दूसरे फ्लोर पे 8 एम्प्लॉयज है, और तीसरे फ्लोर पर 7 एम्प्लॉय है। अब होना ये चाहिए तीसरे फ्लोर की कैपेसिटी है 8 एम्प्लॉयज की, मतलब यहाँ पे 1 एम्प्लॉय क्या है, 1 एम्प्लॉय की जगह खाली पड़ी है, और यहाँ पे उनको 1 एम्प्लॉय ज्यादा है। तो क्या करेंगे, सोडियम बोलेगा कि आप 1 एम्प्लॉय मेरे पास से लेके जाओ, अब जाओ लेके जाओ। तो सोडियम यहाँ पे 1 एम्प्लॉय की सप्लाई करेगा, और क्या बना देगा, एक कंपनी बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा? एक कंपनी बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। के यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एम्प्लॉयज की जगह पे इलेक्ट्रॉन रख देते। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं था, बट वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए उनको थोड़ा ज्यादा खर्चा करना, थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। वैसे भी क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, वहां पे काम भी बढ़ रहा था और जगह भी खाली थी, तो उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन को दे दिया। अब जब ये हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे ही नहीं बना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, मान लीजिए। तो क्या हुआ, यहां पे 8 हो गए और यहां पे 0। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। सोडियम के पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। पर ये तो इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के पास प्रोटॉन कितने थे? पहले 11 प्रोटॉन थे, अब कितने? अभी भी 11 है। प्रोटॉन में चेंज आया,
नहीं, यानी 11 प्रोटॉन है। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन है? क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, थे भी और रहेंगे भी। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। कितने इलेक्ट्रॉन अब आए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे अगर दोनों का इक्विलिब्रियम करें तो हमको पता चल जा रहा है कि एक पॉजिट्रॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। यानी कि ये जो सोडियम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक एम्प्लॉय कम है, वो बन जा रहा है Na प्लस आयन। Na सोडियम आयन बन जाता है। आयन का मतलब है जो कुछ चार्ज रखता हो, जो ऐसे न्यूट्रल ना हो, जिसका चार्ज जीरो ना हो, वो हो जाता है एक आयन। जैसे कि हो गया सोडियम आयन। वैसे ही यहां पे हम देखें तो क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है उसमें एक नेगेटिव आयन ज्यादा है, तो ये क्लोरीन बन जा रहा है Cl माइनस। ठीक है, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन आयन बन जा रहा है। अब ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों में एक अट्रैक्शन बॉन्ड होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। दो कंपनी के बीच में बना इसलिए को, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी लेन देन से बना इसलिए वैलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह हमारा क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल ले ले, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, मान लीजिए पोटेशियम, ये हमारा आ गया पोटेशियम। अब पोटेशियम का क्या है नंबर, तो पोटेशियम का हमको पता है नंबर है 20। ठीक है, मतलब उसके पास है 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन। ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे 2 एम्प्लॉय, फिर 8 एम्प्लॉय, फिर वापस 8 एम्प्लॉय, 18 हो गए। फिर लास्ट जो फ्लोर बचा उसमें बचा रहे 2 एम्प्लॉय। तो क्या हो रहा है कि जो एकदम ऊपर टॉप वाला हमारा जो फ्लोर है, यानी कि पोटेशियम की जो ऑर्बिट है एकदम लास्ट वाली जो ऑर्बिट है, उसके अंदर क्या बच रहे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमको खर्चा एक पूरे फ्लोर का उठाना पड़ा है। पूरे फ्लोर की लाइट्स चालू हो रही है, वहाँ का AC चालू हो रहा है, वहाँ के कंप्यूटर चालू हो रहे हैं, सिर्फ हमारे 2 एम्प्लॉय करने के लिए पूरे फ्लोर का खर्चा उठाना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देते किसी को दान में। ठीक है, यानी कि 2 एम्प्लॉय या 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी को प्रोवाइड कर देंगे जिसको जरूरत हो। और उस फिर वो 2 एम्प्लॉय दे के हम उस 2 एम्प्लॉय का भी खर्चा निकालेंगे, मतलब वो 2 एम्प्लॉय की सैलरी भी हम उससे लेंगे और उससे ज्यादा थोड़ा और कमीशन भी लेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे, कंपनी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। मान लीजिए वापस क्लोरीन आ गया 79 287। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, यहां पे तो ऊपर एक ही एम्प्लॉय की जरूरत है, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पर हमारे पास तो 2 है। तो हम दूसरा क्लोरीन लेंगे 287। ठीक है, 2 कंपनी के साथ बॉन्ड बनाएंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक एम्प्लॉय यहां, एक एम्प्लॉय यहां। तो क्या बन जाएगा, ये 288, ये भी 288 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन ही बचे और प्रोटॉन 20 हो गए, यानी जो हमारा पोटेशियम था वो +2 चार्ज हो गया और क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज हो गया। देखिए क्लोरीन हमेशा जब भी वो
बैलेंस हो जाएगा, उसकी ऑर्बिट्स जो है वो फिल हो जाएगी, एकदम परफेक्टली फिल हो जाएगी, तब सिर्फ वो -1 चार्ज ही, एक नेगेटिव चार्ज ही उसके पास होगा। बट पोटेशियम जब कंप्लीट हो जाएगा वो फ्री, एक उनकी जो सेटिस्फाई ऑर्बिट है वो फिल हो जाएगी, तब उसमें +2 होगा। ऐसे ही सोडियम की बात करें तो सोडियम में भी +1 ही होगा, सोडियम में कभी +2 नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन -2 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस भी हो सकता है, हाइड्रोजन माइनस भी हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि उसमें एक ही फ्लोर है, उसके पास एक ही फ्लोर है, एक ही ऑर्बिट है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, या फिर अपनी कंपनी में एक और ले ले, है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोटेशियम है एक बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ बनाएगा, और क्या बनाएगा, KCl2। अब ये सब दिखाने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए कैसा है कि ये जो सोडियम है, सोडियम का ऐसे अलग अलग उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की बजाय सिर्फ एक जो आउटर ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे डॉट करके हम बता सकते हैं। और क्लोरीन का आउटर ऑर्बिट में जो 7 है उसको हम ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हैं कि क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इनर ऑर्बिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, वो फुलफिल है, उसकी बात नहीं करेंगे। जो आउटर ऑर्बिट है उसकी की बात करेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा सोडियम प्लस आयन, और ये बन जाएगा क्लोरीन माइनस आयन, ये डॉट। देखिए यहाँ पे मैंने डॉट और क्रॉस किया, इसका मतलब ये नहीं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स अलग है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स अलग है, वो अलग है, बट इलेक्ट्रॉन्स वैसे अलग नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग नहीं है। वो ये भी इलेक्ट्रॉन से, ये भी इलेक्ट्रॉन से, वैसे कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। बट मैंने सिर्फ दर्शाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर डॉट और क्रॉस किया, बाकी कोई ज्यादा फर्क है नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जैसे हमने पढ़ा ही है कि एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है और एक बॉन्ड बना देगा, तो ये हो जाएगा बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा NaCl, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। अब हम जो बाकी की केमिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं, जिसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स, ये पूरे चैप्टर में ज्यादातर मेटल्स की बात की गई है। वैसे चैप्टर का नाम तो है मेटल्स और नॉन मेटल, बट नॉन मेटल की बात बहुत कम करी गई है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें भी ज्यादातर मेटल्स की ही केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया गया है, नॉन मेटल के बारे में बात नहीं की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ भी सकता है। सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बर्निंग विथ मेटल। कि अगर कोई मेटल है उसको हम बर्न करें, उसको जलाए, तो क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो ज्यादातर जो चीजें होती है वो जब फायर होती है, जब वो जलती है तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। जैसे कार्बन हो गया, वुड हो गया, अगर वो उसको हम जलाए, पेपर है वो कार्बन का ही बना, उसको जलाए तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ज्यादातर चीजें को जलने के लिए उनको ऑक्सीजन लगती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमें एक्सपेरिमेंट देखा भी है, कई बार हमने पढ़ा भी है कि एक मोमबत्ती को ऊपर से अगर हम ढक दें तो वो बुझ जाती है, मतलब कि फायर को ऑक्सीजन की जरूरत है, बट बिना ऑक्सीजन के भी फायर प्रोड्यूस की जा सकती है। इसका वैसे तो गूगल सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, पर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा सन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, इतने सालों से जल रहा है, वहां पे कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं है, फिर भी जलता जा रहा है। तो बिना ऑक्सीजन के भी फायर हो सकती है। क्यों, फायर का क्या होता है कि वो दो मटेरियल है, दो कोई भी एटम है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके अंदर की जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं, और वो विजिबल लाइट हमारी आंख में दिखती है और हमको फायर लगता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर ले तो क्या हो जाता है, वो कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो आग प्रोड्यूस करते हैं, विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी आंख में जाके दिखती है। वैसे ही अगर वहां पे जहाँ पे सन में देखा जाए तो वहां पे क्या है कि 4 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, और ये क्या है
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एनर्जी बाहर प्रोड्यूस करते हैं और वो विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, सारी जो रेंज है वो उसके फ्रीक्वेंसी थ्रो करती है और हमें दिखता है जलता हुआ सन विदाउट ऑक्सीजन। तो पॉसिबल है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ बर्निंग विथ मेटल में मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न हो, उसको जलाया जाए ओपन एयर में, तो क्या होता है, उसके ऑक्साइड बनते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर हम एग्जांपल ले ले सोडियम का, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है हमें, Na2O। ठीक है, हाँ, तो मेटेलिक ऑक्साइड मिलते हैं। नॉन मेटल को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये बेसिक इन नेचर होते हैं। कौन सा नेचर में होता है, बेसिक इन नेचर, मतलब ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेस जैसे होते हैं। इसकी अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, इसके साथ अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये जो है ये बेस भी है और एसिडिक भी है। बेसिक ऑक्साइड भी है ये और एसिडिक ऑक्साइड भी है। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर इसकी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करे तो वो सेम सॉल्ट प्लस वाटर देता है, और अगर इसकी एसिड के साथ भी रिएक्शन करे तो सेम, सॉरी बेस के साथ भी रिएक्शन करे तो भी सेम मिल रहा है, सॉल्ट प्लस एसिड। यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करो या बेस के साथ, दोनों के साथ ये रिएक्शन करते हैं और क्या देते हैं हमको, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब जो याद रखने वाली चीज है ये केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है सोडियम और पोटेशियम। घर में तो नालायक बच्चे होते हैं, पता है, हर घर में होते हैं कि बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, बहुत ज्यादा, उसको छेड़ दो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये वो है मेटल के, सोडियम और पोटेशियम शैतान बच्चे हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे जिसमें ऑक्सीजन है, वो वहाँ वायोलेट रिएक्शन ही होगी, मतलब वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट जैसा ही नज़ारा होगा। अगर ये भी जो है ये रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन की, वो भी वायलेट रिएक्शन ही है। सोडियम जो है वो सॉफ्ट मेटल है, उसको केरोसिन के अंदर, पोटेशियम को भी केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि वो बाहर के ओपन एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट ना करे, बाहर के ओपन एयर में जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन ना करे। अगर वो रिएक्शन कर लेता है तो एक बॉम्ब ब्लास्ट जितना धमाका कर सकता है। एक छोटा सा सोडियम, इतना सा भी सोडियम बहुत बड़ा धमाका कर सकता है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, ये दोनों ऐसे बोले ना तो पागल बच्चे हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट बच्चे हैं। दूसरी हम अगर रिएक्शन देखें तो वाटर के साथ देख लेते हैं। जो मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन जब हम देखते हैं तब हमको मेटल के हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल के ऑक्साइड मिलते हैं। देखते कैसे, मेटल की अगर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और मेटेलिक ऑक्साइड दोनों मिलेंगे, अलग अलग केस में मिलेंगे, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस दोनों में रिलीज होती है। अब इसमें क्या है कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम है, जो ऊपर के दर्जे के जो मेटल्स है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर आप रिएक्शन सीरीज देखें, जो पूरी एक सीरीज है जिसकी रिएक्टिविटी कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे कम रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वाला पूरा जो फ्लो है वो देखें तो हमको पता चलेगा जो ऊपर का जो हाईली रिएक्टिव है वो नॉर्मल पानी के साथ भी रिएक्टिव करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि खुद बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और पानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और थोड़ा सा नीचे आए तो
उसमें क्या होता है कि अगर मान लो एल्यूमिनियम है वगैरह, मैग्नीशियम है, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर गैस फॉर्म में जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की रस्टिंग होती है, एल्यूमिनियम की रस्टिंग होती है, कॉपर की रस्टिंग होती है। वो क्या करता है, वो पानी के गैस फॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे, वो पानी के लिक्विड फॉर्म के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे नहीं। वो क्या बनते हैं, एल्यूमिनियम है, ये सब इसके गैस फॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन की रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे एकदम कम रिएक्टिव, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, ये सब जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते नहीं है। मतलब उसको हीटअप किया जाए, थोड़ा बहुत गर्म किया जाए, तब भी पानी के साथ रिएक्ट करते नहीं है। ठीक है, तभी तो हम सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, क्योंकि उसमें काट नहीं लगता, उसकी रस्टिंग नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, इसलिए तो हम सोने चांदी के दागिने पहनते हैं, उसके ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो एसिड के साथ देख लेते हैं। ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी देखी है। तो मेटल की अगर एसिड के साथ रिएक्शन करें तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, वो पानी रिलीज नहीं होता। सॉरी, जो पिछले में पहले बोल गया था कि मेटलिक ऑक्साइड पानी रिलीज करता है, पर मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें दो एक्सेप्शन है। पहले तो मेटल वाला एक्सेप्शन कि मेटल की जो पूरी सीरीज है उसमें जो नीचे जो है मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। इसको अगर आपको परखना भी है कि हमारी जो ज्वेलरीज है वो असली है या नकली है, तो उसको एसिड में डाल दो, ऐसे धागा बांध के एसिड में डाल दो, अगर वो रिएक्ट करते हैं तो वो नकली गोल्ड हो सकता है, नकली सिल्वर हो सकता है। अगर वो रिएक्ट नहीं करते तो वो एक असली गोल्ड हो सकता है। तो नीचे हमारे रिएक्टिव सीरीज के नीचे जो हमारे मेटल्स हैं जैसे मर्क्यूरी वगैरह हो गया, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते नहीं है। दूसरा एक एक्सेप्शन है जो हमने एसिड में देखा था, HNO3। HNO3 जो है वो हाईली ऑक्सीडाइज एजेंट है। तो क्या करता है, मेटल और एसिड HNO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो सोल्ट बनाता है, प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस है उसको ऑक्सीडाइज करके उसका पानी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये मेटल और एसिड वाली तो हमने पहले देख ही ली है। फिर हाँ, अब रिएक्टिव सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का लास्ट रिएक्शन कि मेटल की दूसरे मेटलिक ऑक्साइड या फिर मेटलिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन। ठीक है, बेसिक एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सोडियम की अगर हम रिएक्शन करें CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या एक मेटेलिक सॉल्ट है, तो क्या होगा, Na2SO4 प्लस कॉपर जो है वो रिलीज हो जाएगा। हमको पता है, नहीं पता है तो देख लेते एक बार। रिएक्टिव सीरीज कैसी है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर टीन, टीन के बाद आ जाएगा लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, हमारा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये आपको यूट्यूब में बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इसको याद रखने के। मैं तो बोलूँगा कि आपको जो बेटर फॉर्म पड़ता है, आप खुद अपनी ट्रिक बनाओ, और अभी से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगी तब तक तो आप भूल जाओगे, तो उससे अच्छा आप भी बना के रखो कहीं पे, ऐसे सेफ चिपका के रखो दीवार पे, और जब एग्ज़ाम आएगी, जब हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी, उससे एक हफ्ते पहले आप जाके ये याद कर लो, क्योंकि अभी से बैठ के जाओगे
और ऐसे पता करोगे, कोई ना कोई ट्रिक बनाओगे तो वहां जाके भूल जाओगे। और ट्रिक भी बना ली, मानो के यहाँ पे लिख दिया, अब के का फॉर्म मतलब ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे जाके, मतलब जो एक हफ्ता या फिर एक महीने पहले आप जाके पढ़ोगे तो याद रहेगा। बाकी आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हो इसमें, ये पूरी सीरीज याद रखने की, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव जो है वो पोटेशियम है, सोडियम फिर आ जाता है। ये जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव प्लेटिनम है, इसके ज्यादा भी, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास मेटल्स है, बट वो ज्यादातर हम यूज में लेते नहीं है, तो यहाँ पे उसकी रिएक्टिव सीरीज में उसका कोई काम नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि जो हाइड्रोजन है वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 से कम, तो हमें उसको कैटेगरी में तो रखना चाहिए मेटल की, बट हाइड्रोजन को नॉन मेटल वाली कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टीज है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ज्यादातर नॉन मेटल के साथ मेल खाती है। जैसे कि उसका जो फॉर्म है वो गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। गैस फॉर्म में होता है तो उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे कि मेलेबल हो गया, डक्टिविटी हो गया, सोनोरस हो गया या लस्ट्रस हो गया, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। गैस फॉर्म में तो क्या होता है, वो इनविजिबल होता है, वो लाइट वेट है, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते। फिर वो उसकी कोई ऑर्डर नहीं है, उसकी कोई स्मेल नहीं है। तो ऐसे ऐसे उसके प्रॉपर्टीज है जो ज्यादातर क्या है कि नॉन मेटल के साथ हमें दिखाई देती है। तो हाइड्रोजन को नॉन मेटेलिक ग्रुप में रखा है, पर फिर भी हाइड्रोजन जो है वो कभी कभी क्या होता है, मेटल जैसा वर्क करता है। जैसे कि उसकी एक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन देना, मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन देना। मेटल क्या होते हैं, अमीर होते हैं, वो दान करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गरीब होते हैं। मतलब ऐसे में थोड़ा भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा वो एक एग्जाम्पल दे रहा था। हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी कई बार इलेक्ट्रॉन देने की रही है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल ले ले H2O। H2O में हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है, ठीक है। और कई बार उसकी प्रॉपर्टी है हाँ इलेक्ट्रॉन देने की। अब मैं H2 की बात कर लूँ, हाइड्रोजन खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। पर उसमें क्या है, उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शेयरिंग होती है। वो बाद में कभी देख लेंगे। अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।